के बाद आपको इस प्रोग्राम में फिर कहेंगे खुश आमदीद। और व्यूअर्स, अब जरा बात कर लेते हैं कुछ पाकिस्तानी और भारतीय कैदियों के बारे में। भारतीय कैदी पाकिस्तान से जाते हुए पाकिस्तानी जेलों की तारीफ करते हैं, लेकिन क्या तुरफा तमाशा है कि पाकिस्तानी कैदी भारतीय जेलों से रिहा होने के बाद भारतीय हुकूमत खानों का वो मंजर पेश करते हैं कि जिनको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 24 अप्रैल को वाघा के रास्ते 6 पाकिस्तानी कैदियों को रिहाई नसीब हुई। इन्हीं कैदियों में रिहाई पाने वाले कराची के सईद अहमद भी हैं, जो 13 साल बाद भारतीय कैद से रिहा हुए। सईद अहमद 1999 में अपनी बीवी और 4 बच्चों के हमरा भारत गए थे, जहां इस पूरे खानदान को कैद कर लिया गया। बीवी और बच्चों को तो 1 साल बाद रिहाई मिल गई, लेकिन सईद अहमद को जिंदगी के कीमती 13 साल भारतीय जेलों में गुजारने पड़े। हम कराची में सईद अहमद के घर गए और उनसे मुलाकात की। क्या बातचीत हुई, उनके क्या तजुर्बात रहे, ये रोज़ व शब उन्होंने कैसे गुजारे, आइए आपको ये मुलाकात दिखाते हैं। सईद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो कि आपको भारतीय जेल से रिहाई मिली और 13 साल बाद आपने अपनी सरजमीन पर कदम रखा। ये मेरे कौमों की दुआएं हैं, जो कौम के लोगों की, जिसकी वजह से मुझे रिहाई मिली और मैं आज इधर सही सलामत बैठा हूँ। जी सही साहब, मैं आपसे ज़रा मुख्तसरन जानना चाहूँगा कि आप 1999 में अपनी फैमिली के हमरा भारत गए थे। ये हुआ क्या कि आपके ख़ानदान के 6 अफराद को जेलों की नज़र कर दिया गया, जेल सलाखों के पीछे डाल दिया गया? मेरे ख़ानदान का ताल्लुक़ ज़िला कोल्हापुर स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट से था। तो जब पाकिस्तान ये पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान बना, तो मेरे वालिद साहब उधर से यहाँ शिफ्ट हो गए और इस तरह मेरी पैदाइश भी यहीं पर कराची में हुई और बड़े पढ़े, इसी तरह मैट्रिक और इंटर तक मैंने किया। फिर उसके बाद मेरी ख़ानदान की वजह से मेरी एक बहन, मेरी पैदाइश से पहले वहाँ वालिद साहब ने अपने भाई के लड़के को दिए, जिसकी वजह से हमारा आना जाना, जब वीज़ा वगैरह का 71 की जंग के बाद रास्ता खुला, तो हमारा आना जाना जब चालू हुआ, तो इस तरह एक बहन की और शादी वहाँ पर मेरे साले जो वहाँ वकील हैं, प्रोसिक्यूटर, उनको और उनकी बहन जो मेरी वाइफ है, इस तरह हमारी शादी 1984 में हुई। तो फिर इस तरह हमारा आना जाना ख़ानदान की वजह से चलता रहा। फिर 1999 को, यानी 99 को, फिर हम जब वहाँ पर गए तो हमारे को थोड़े दिन के बाद अरेस्ट कर लिया गया और बच्चों को जेल अलग, मेरी वाइफ को अलग और मुझे अलग जेलों में डाला गया। मेरे वाइफ और बच्चों के ऊपर पासपोर्ट एक्ट 12 और फॉरेन एक्ट 14 के तहत उनके ऊपर केस दर्ज किया गया और मेरे ऊपर स्पाई का केस, जासूसी का केस लगाकर मुझे क्राइम और वहाँ की तमाम एजेंसी ने मेरे पे जो भी गिरफ्तारी की और उसके बाद रिमांड 14 दिन का पूना में लेने के बाद मुझे बम्बई ट्रांसफ़र कर दिया। तो ऐसा क्यों हुआ कि आपके छोटे छोटे बच्चे भी थे, चारों, 2 बेटे 2 बेटियां, आपकी मिसेज, आपको क्यों, जबकि आप लोग इलीगल वे में तो भारत नहीं गए थे, आपके पास पासपोर्ट भी होगा, वीज़ा भी होगा? उस टाइम जब मैं समझता हूँ 99 में कारगिल जो लड़ाई चल रही थी, तो कुछ अखबारों के ज़रिए मेरे को मालूम चला बाद में कि कुछ पायलट जो वहाँ लड़ाई, इंडियन पायलट थे, वो पाकिस्तान की सरजमीन पे उनके जहाज़ों के कुछ ख़राबी होने की वजह से या कोई और मसले से वो लोग वहाँ पाकिस्तानी सरजमीन में उतरे और उस पर उनको अरेस्ट किया गया। और एक पायलट था, शायद उसके ऊपर हर किस्म के लोग होते हैं, कुछ वहाँ के लोगों ने कुछ उसको से अच्छा सलूक नहीं किया होगा, तो इस तरह उन्होंने उसका बदला लेने के लिए मैं यही समझता हूँ उन्होंने हम लोग को अरेस्ट किया। बच्चों की याद नहीं आती थी? क्यों, किसको नहीं याद आती? बच्चे के तरफ ज़िंदगी किसके लिए? बच्चे तो वो भी छोटा, एक अरसलान नाम का, वो 7-8 साल का, इसी तरह इरफान थोड़ा सा बड़ा, एक 2-2 साल का फ़र्क है, 2 लड़कियाँ बड़ी, उसके बाद 2 लड़के छोटे, तो बच्चे ही होते हैं, अपने आखिर खून है। तो आपको ये कब पता चला कि आप इनकी इन बच्चों की रिहाई, क्योंकि 2002 में अमल में आई, आप क्यों ना साथ आ सके? मैं इसलिए नहीं आ सका कि इनके ऊपर जो है पासपोर्ट एक्ट 12 और फॉरेन एक्ट 14 लगाया था, जो एक लोअर कोर्ट केस है। हमने तो सुना है वहाँ पे आपके साथ ही जो 4 लोग हैं उनका जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, आप पे भी तशद्दुद किया जाता रहा? हमारा मेरे पे भी तशद्दुद किया है उन्होंने, लेकिन मैंने जो भी अपने इल्म के हिसाब से जो भी रखा तो मैंने बर्दाश्त किया और मैं एक
इल्म की जानकारी रखता हूँ। इसकी वजह से मैंने वहाँ के माहौल को भी बहुत अपने आप पे एडजस्ट करने की कोशिश की। किस तरह का तशद्दुद करते हैं सईद साहब? वो तो उनके अलग अलग जो है टॉर्चर सेल है, जो उनके हर के कोई चक्की के पट्टे इस्तेमाल करते हैं, बर्फ़ इस्तेमाल करते हैं, ये की जगह पे एक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं जिससे बहुत जलन मचती है। यहाँ तक कि एक दिल्ली में भी लोग हैं जिनके नाखून काटे गए। आप भारत की कौन कौन सी जेलों में रहे? मैं सबसे पहले मुझे पूना रिमांड के बाद बम्बई अत्थर रोड जेल, जहाँ पर कसाब का जो कहलाता है यहाँ के अजमल कसाब, मैं उसी जगह पर 3 महीने रह के आया हूँ। उसे अंडा सेल बोलते हैं। वो अख्तर रोड जेल है सिटी के अंदर। क्या वहाँ पे क्या गैर ज़रूरी तौर पे केस को तवील की जाने की कोशिश होती है, ख़ास तौर पे मुसलमान कैदियों, पाकिस्तानी नहीं, कैदियों? बिल्कुल आपकी बजाय आपका बोलना, वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत लंबे लंबे केस चलाए जा रहे हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो केस होते हैं, पाकिस्तानी आदमियों को परेशान किया जाता है। इसी तरह के मैं बंगाल में भी 1 साल रहा। 21/9 को मैं पूना से जब डिस्चार्ज हो गया मेरा केस सेकंड टाइम वाला, तो मेरे को 23 तारीख को वहाँ भेज दिया गया अलीपुर सेंट्रल जेल, जहाँ हिंदुस्तान की आखिरी फांसी मेरे और नॉलेज के हिसाब से चटर्जी नाम का आदमी था, वो आखिरी फांसी हुई। आपने हमें बातों में ये भी बताया कि वहाँ पे कि राजीव गांधी के जो कत्ल में मुलव्वस जो लोग थे उनके हवाले से वहाँ पे ये पास किए जा रहे हैं बिल्स कि उनको सजाए मौत ना दी जाए। ये वाकया है क्या? हाँ, ये वाकया ये है कि मैंने वहाँ के अखबारों में पढ़ा कि जो एक औरत और 2 आदमी थे जिनको सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने भी फांसी दे दी, तो अब वो प्रेसिडेंट के पास उसका कागजात गए हुए, तो उन्होंने वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट जहाँ से उनके कातिल का ताल्लुक़ था, तमिलनाडु यानी मद्रास जो है कैपिटल है उसका, तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने अपने असेंबली में बिल पास किया है कि उन लोगों को फांसी मत दो। तो लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है, कहना ऐसा है कि ये दुगली पॉलिसी जो होती है इंसाफ के तकाजे से अलग है। अगर इंसाफ करना है, चाहे कोई भी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, सब इंसाफ। दूसरी तरफ तो अफजल गुरु के मामले के तो वही मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ अफजल गुरु क्योंकि मुसलमान है और उसको वहाँ की जो पार्टियाँ हैं मुसलमानों के खिलाफ, बीजेपी है, दूसरी पार्टियाँ हैं, और लोगों के ख्यालात जो मैंने वहाँ पर सुने, तो वो लोग अफजल गुरु को तो फांसी की बात करते हैं और लेकिन उसको रिहाई की बात करते हैं। एक ब्रेक हम लेते हैं और ब्रेक के बाद आपसे मजीद बात करते हैं। व्यूअर्स, हमारे साथ सईद अहमद मौजूद है, अपनी रुदात सुना रहे हैं। 13 साल भारतीय जेलों में कैद काट कर आए, इनसे हम बातचीत कर रहे हैं, इनके फैमिली के मेंबर से भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर हम कहेंगे खुश आमदीद। सही साहब, ज़रा मुझे ये बताइएगा कि आपके साथ और ऐसे कौन कौन से वहाँ पे कैदी थे जो मौजूद हैं जिनके केस अभी तक स्टार्ट ही नहीं हो सके, चल ही नहीं सके? मैं जब वहाँ पर 21/9 को वहाँ जब पहुँचा हूँ अलीपुर सेंट्रल जेल, तो वहाँ पर एक वकार नाम का आदमी है जिनका ताल्लुक़ भावलपुर से है, एक अरशद नाम का आदमी है जिनका ताल्लुक़ मुल्तान से है। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, उनके बारे में मैंने पूछा, तो आज उन किसी को 8 साल हो गया और उसको 9 साल से ऊपर जो है अरशद को हो गया। तो वकार जो है वो जब 2008 में मेरे पे पासपोर्ट एक्ट, फॉरेन एक्ट दोबारा डबल केस लगाया ये पूना पुलिस और बंगाल पुलिस ने मिल के, तो उस टाइम मेरी उसकी जब मुलाकात हुई थी, वो कलकत्ता का एक जेल है प्रेसिडेंसी जेल, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी। वो उससे पहले अरेस्ट हुआ था मेरे से। तो आज जब मैं वहाँ से निकला हूँ तो अभी तक उसका केस एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ी। क्यों ऐसे? इससे वकार और जो दूसरा आपने नाम बताया जिनका तो ये 2 पाकिस्तानी के अलावा ऐसे तो कई पाकिस्तानियों के जिनके केस स्टार्ट ही नहीं हो सके होंगे। तो इसलिए स्टार्ट नहीं है कि वो पाकिस्तानी और एक मुसलमान है, इसके लिए वहाँ के जो जुडिशलरी है और तो वो पुलिस वाले हैं, वो जल्दी केस स्टार्ट नहीं करते, विटनेस को जब लेके नहीं आते तो केस कहाँ से स्टार्ट होगा। खुद मेरा जो 6 महीने केस डिसाइड हो गया था पहले, यानी 21/9 को, जब से इंडिया गवर्नमेंट ने मुझे भेजा नहीं काम पे, वो तो मैंने वहाँ के आईजी को और तमाम वहाँ की कोशिशें की, यहाँ तक कि मैं वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं भीम सिंह की पैंथर पार्टी, जो कश्मीर की एक तंजीम है जो इंसानी हुकूक के लिए पाकिस्तान के कैदियों के बारे में भी
सुप्रीम कोर्ट से फाइट कर रही है। पेपरों में भी आपने पढ़ा होगा वहाँ के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो 21 कैदी थे जिन्होंने अपनी सजाएं भी पूरी की। यानी आप ओवरस्टेट रहे 6 माह भी। हाँ, सब खत्म, बाद भी 6 माह में। मैं अगर गलत नहीं होती ये वही भीम सिंह है जिन्होंने अभी मौजूदा जो है सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन लगी है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो 4 पाकिस्तानी कैदी जो 1965 में कैद है ये उनके केस की पैरवी भी कर रहे हैं। वहाँ मैं तो मेरी उनसे आखिर बातचीत हुई थी तो मैं वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में करने वाला था, लेकिन ऐन मौके पर मेरे को मालूम चला कि आपका आर्डर आया हुआ है, आप जाइए। तो इस तरह मेरे को 24 तारीख को मेरे सरजमीन में पाकिस्तान मुख्तसर आपसे पूछना चाहता हूँ आपसे कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले कैदियों का मसला है जिनके बीवी बच्चे सब जुदा होते हैं, तो आदमी ने वो मसला पहले हल करना चाहिए, लेकिन वो मसले तो अपनी जगह पड़े हुए और एक दूसरे की सौदेबाजियाँ करते हैं, क्या करते हैं पता नहीं। इस तरह मैंने एक वहाँ के अखबार में टाइम्स ऑफ इंडिया में जाहिद असलम साहब चीफ जस्टिस जो रिटायर्ड है उनके बाद का भी एक लिटरेचर वहाँ पर आया था। उनका भी कहना बजा है कि ये सब बेकार है, आखिर क्या फ़ायदा मिलता है कैदियों को वहाँ रख के। यानी आप कहते हैं कि दोनों तरफ के कैदियों को भेजा ना रखा जाए बल्कि जल्द से जल्द एक दूसरे को रिहाई दे दिए जाए और ताल्लुकात दोनों तो आपस में प्यार मोहब्बत पे बढ़ाए, बिजनेस बढ़ाए। बहुत शुक्रिया सईद साहब, थैंक यू सो मच। सईद अहमद साहब से बात हमने की। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम मुख्तसर बातचीत करेंगे सईद साहब की फैमिली से जिसमें इनके साहबजादे और उनकी मिसेज शामिल है। स्टे ट्यून्ड।